हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम साथ मिलकर एक मुख्य उद्देश्य कि हमें अपने सिलेबस को बहुत गंभीर रूप से और आसान भाषा में समझना है, पढ़ना है। इस क्रम को हम शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से हम अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 10th यूनिट, फिर 6th यूनिट, इस तरीके से क्रमबद्धता का पालन किया है और अब हम 5th यूनिट की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में, क्योंकि आज का जो क्लास है उसमें हम बहुत सारे कोर्ट केसेस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी बातें भी हम करने वाले हैं जो हमारे इस भारत के संविधान में बहुत सारी चीजों को सुधार करवाती है और मानव अधिकारों को वास्तव या मूल अधिकारों को वास्तविक जामा पहनाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को नमन कर लें, श्री गणेशाय नमः कह दें और फिर अपने अपने शिक्षकों को याद कर लें। मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 19 पर। पिछली 2 क्लासेस में मैं आपको संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स के मौलिक अधिकारों के बारे में बता चुका हूं। हम थोड़ा धीरे स्पीड से बहुत गहन रूप में बातों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्टिकल 19, 20, 21, 22 से बात को शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है। 19 में आर्टिकल 1 से लेकर 6 तक के आर्टिकल हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 1 के अंदर चलने की, क्योंकि आज हमें इसे बहुत डीप में जाकर के देखना है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है वो एक बहुत सरल सा सीधा सा बात कहता है कि भाई मैं स्वतंत्रता देता हूं, आप स्वतंत्र हैं। 19 के जब आप हो जाएंगे, जब आप 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे, तो 19 में आदमी स्वतंत्र हो जाता है, घर से भी और देश के लिए भी। वो अब ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कि कैसे याद रहेगा कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता है। तो जब 18 साल की उम्र पार कर ले तो शादी करने की स्वतंत्रता आ जाती है और फिर हर काम किया जा सकता है ना, वैसी स्वतंत्रता। तो ये जो आर्टिकल 19 है, इसका आर्टिकल 1 19 1 जो है वो अपने आप में 6 भागों से, 6 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो 6 चीजें हैं उनको संविधान में आर्टिकल 19 1 ए, आर्टिकल 19 2 बी, आर्टिकल 19 3 इस तरीके से ना कहते हुए आर्टिकल 19 1 बी, 19 1 सी, 19 1 डी, 19 1 ई, एफ, जी ऐसे कहा गया है। इसमें से ये एफ बीच में हटा दिया गया है, तो एफ हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। बाकी ए से लेकर आर्टिकल 19 1 ए बोलना है, याद रखो, इसको समझो। मैं जो बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि सब लोगों को ये पता है कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन 6 प्रकार की स्वतंत्रता को 19 1 19 2 19 3 ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल 19 1 नाम का जो आर्टिकल है 19 1, उसके अंदर ये 6 उपखंड बनाए गए हैं। आर्टिकल 19 2 तो फिर एक अगली बात कहेगा, आर्टिकल 19 3 तो और अगली बात कहेगा। हम जो साधारण सी कॉमन किताबें पढ़ते हैं उसमें 19 के केवल 19 1 की इन 6 बातों का वर्णन होता है। 19 2 19 3 19 4 19 5 19 6 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्या आपको ये बेसिक नेचर इस आर्टिकल का समझ में आ गया है कि आर्टिकल 19 1 जो आर्टिकल है या 19 आर्टिकल का जो उपखंड 1 है उसके अंदर भी 6 उपखंड हैं। आर्टिकल 19 1 ए, 19 1 बी, 19 1 सी, इस तरीके से जी तक चलता है। एफ भी था, 7 थे टोटल, जिसमें से एक जो है वो संपत्ति से संबंधित था, जिसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से
ये हट चुका है, तो एक नहीं है, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है 19(1) के तहत हमें मिलती है। आप पहले वो 6 स्वतंत्रता याद कर लें कि सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता हमें देता है हमारा संविधान। जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है तो उसके आसपास भीड़ खड़ी हो जाती है सुनने के लिए, और अगर वो सबको पसंद आए तो उन सबका एक ग्रुप बनता है जिसे हम सम्मेलन करना कह सकते हैं। थोड़ा सा आर्टिकल्स पे पहले बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। यहां समझो, आर्टिकल 19 से 22 तक के चारों आर्टिकल्स को स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। उसमें से 19(1) जो है उसे हम पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 19(1) है। 19(1) कहता है सभी नागरिकों को 6 चीजें। 19(1) क या ए कह दो, ए जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसे मैं सरल शब्दों में लिख देता हूं, बोलने की स्वतंत्रता देता है। सिंपल कर दे, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) ख कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो मैं यहां लिख दूं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) ग जो है वो संगम या संघ या बाद में 97वें संविधान संशोधन से ये सहकारी सोसाइटी जोड़ा, तो आप एक ही मान लो इसे, संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। तो मैं यहां लिख दूं संघ बनाने की स्वतंत्रता या ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की, तो मैं यहाँ केवल संचरण लिख दूं, घूमना की स्वतंत्रता चलो सरल लिखते हैं, घूमने की स्वतंत्रता। फिर और आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, तो बस जाना, कहीं पे भी आप अपना घर बना लो, बस जाने की स्वतंत्रता। और लास्ट में कोई वृत्ति, वृत्ति मतलब नौकरी, व्यवसाय, कुछ भी करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19 को थोड़ा ध्यान से समझो। मैं थोड़ा आपके दिमाग को ओपन करना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। 19 कोई छोटा सा आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) ऐसी 6 आर्टिकल्स हैं। लेकिन उनमें से 19(1) जो है उसमें और आर्टिकल्स भी है, 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E और 19(1)F, 19(1)G। F हटा दो, तो ये 6 आर्टिकल्स यहां अभी हम पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग थोड़ा सा सेट हो जाए। 19(2) में जो बातें लिखी हुई है वो आगे पढ़ाऊंगा अभी 2 मिनट बाद, ये कंप्लीट होने के बाद। अब हमारा संविधान का आर्टिकल 19(1) कह रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, संघ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी, संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, संचरण करने की स्वतंत्रता होगी, निवास या बस जाने की स्वतंत्रता होगी, बस जाना या निवास करने की, और अपनी मन का वृत्ति या आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रता पहला आर्टिकल 19 हमको देता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आपको संघ, समिति, सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है, आपको भारत में कहीं भी घूमने की, संचरण करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, हमारे भारत में कहीं पर भी बस जाने की, निवास करने की स्वतंत्रता है, और भारत में कोई भी प्रकार के आजीविका, व्यवसाय या वृत्ति, नौकरी अपनाने की स्वतंत्रता है। ये 6 स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 के अंदर लिखी हुई है, ABCD के नाम से। यहाँ आर्टिकल 19(F) जो हुआ करता था वो यूं कहता था कि हमें संपत्ति की के खरीदने बेचने की स्वतंत्रता होगी, जिसे हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। तो क्योंकि वो हटा दिया गया तो फिर इसको पढ़ना ही क्यों है, तो इसको हटा देता हूं मैं भी। आज वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) इस टाइप से 6 बातें हमें कहता है। यहाँ कुछ बातें समझो कि कौन क्या किसे कह रहा है। तो सबसे पहली लाइन से आपको आएगा सभी नागरिकों को, मतलब नागरिक की बात कर रहा, व्यक्ति नहीं लिखा। देखो हमारे संविधान में 2 शब्द लिखे हैं,
कहीं कहीं पर वो कहता है व्यक्ति को, और कहीं कहीं पर वो कहता है नागरिक को। तो जहां वो कहता है व्यक्ति को, तो आपको ये समझना है कि वहां पर भारत का नागरिक हो या ना हो, विदेशी हो या कोई भी हो, उससे भी है वो व्यक्ति होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। और जहां वो कहता है नागरिक, तो फिर वो केवल भारत का नागरिक हो तो ही उसे मिलेगी। अब भारत के नागरिक को घूम बोलने की, सम्मेलन की, संघ की, घूमने बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के बाहर के लोगों को नहीं है, अप्रवासी को, किसी और को नहीं है। कुल मिलाकर नागरिक होगा तो है, नहीं तो नहीं है। ये इस एक छोटे से शब्द से हम ये सीख रहे हैं। फिर आगे चलो, ये सब भारतीय नागरिकों के होंगे। फिर यहां आपको बीच में मिलेगा भारत के राज्य क्षेत्र में, तो घूमना केवल राज्य क्षेत्र में है, और राज्य क्षेत्र में जो है वो हमारे भारत का जो हिस्सा शामिल माना गया है संविधान द्वारा, वो इस कोस्टल लाइन से, तट से 180 मील तक को माना गया है। मतलब हम समुद्र में 180 किलोमीटर तक भारत को भारत मानते हैं, कि समुद्र का जो तट रेखा है वहां से 180 किलोमीटर तक का हिस्सा भारत का है। मिल, किलोमीटर में तो ज्यादा ही होगा, मिल, ये हमारे भारत में, मतलब हम यहाँ भ्रमण कर सकते हैं। फिर यहाँ जहां जहां ये भारत का राज्य क्षेत्र लिखा है वो सब जगह यही आपको होगा, यही दिमाग में सेट कर लेना है। सी कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। अब मैं इस आर्टिकल के अंदर चलता हूं। तो आर्टिकल आपने एक तो पढ़ लिया कि भैया हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में 19(1) के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी तक के आर्टिकल्स हैं, उनमें बहुत सारी बातें की गई है। और एफ जो है वो संपत्ति को खरीदने, उसके अधिग्रहण करने, उसके बेचने का अधिकार देता था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये बातें हम समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 19(2), 19(3), 4, 5 और 6, ये बातें पढ़नी। तो इनको मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, एक साथ जोड़ लेता हूं। मैंने सब बातों को एक साथ जोड़ लेना और फिर उनका निचोड़ आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इतने आर्टिकल्स आप याद नहीं रख सकोगे। तो 19, 2, 3, 4, 5, 6 अपवाद बताएंगे। क्या बताएंगे? अपवाद, कि भैया आपको बोलने की स्वतंत्रता तो 19(1) ने दे दी, लेकिन कहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी ये बताएगा 2। फिर 19(3) बताएगा कहां घूमने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इस टाइप से वो आगे के आर्टिकल्स हैं कि ये बताएंगे अपवाद। तो आर्टिकल 19, 2, 3, 4, 5, 6, ये पांचों के पांचों आर्टिकल अपवादों की बात करते हैं कि कहां आपको ये 5-6 स्वतंत्रताएं नहीं दी जाएंगी। अब आगे बढ़ो। दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, ये ध्यान से सुन लेना, राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यय, न्यायालय अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन किया जा सकता है, हेतु वर्तमान में बनी कोई विधि प्रभावी रहेगी या ऐसा कोई विधि राज्य बना सकेगा। ये इन 5 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, 19, 2, 3, 4, 5 में। तो 6 विषयों पर ध्यान से सुनना कि भारत की सुरक्षा की बात हो तो फिर सरकार ऐसा कोई कानून बना सकेगी कि किसी को बोलने से रोक सके। क्लियर है? मानहानि या कोर्ट की अवमानना वाला कोई चैप्टर हो तो कोई यूं नहीं कहेगा कि मुझे तो आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता, फिर बोलने की स्वतंत्रता काम नहीं करेगी जहां आपका कोर्ट की अवमानना वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। लोक व्यवस्था, न्यू सेंस बोलते हैं इसको हिंदी में ना, वो हमारी जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है ना, उसे अगर भंग करने का चैप्टर आएगा तो फिर आप 19 की स्वतंत्रता भूल जाना। अगर किसी विदेश के साथ, किसी दुनिया के किसी देश से हमने मैत्रीपूर्ण संधि समझौता किया है, उसके विरुद्ध कोई ऐसी बकवास करना जो कि आपकी 19 की स्वतंत्रता तो है, लेकिन सरकार के इस फैसले के विरुद्ध बात करती है, तो उसे फिर यूं नहीं माना जाएगा कि ये 19 की स्वतंत्रता है। इसलिए बहुत फूक फूक करके रखना है यहाँ पर कदम। अब देखो यहां से हम समझना शुरू करेंगे। कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में बस परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। हुआ था ना कि मध्य प्रदेश ने अपने राज्य से दूसरे राज्य लोगों को जाने देने के लिए बस से जो साधन था, रेल जो थी, इनको बंद कर दिया। ऐसी तो क्या हुआ कि ये बस प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 में एक बात लिखी हुई है कि सरकार चाहे
तो ऐसी किसी गंभीर लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो बस के संचालन पर रोक लगा सकती है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2022 में एक केस होता है। खैर ये केस जो है वो यहां से सुन लेना, केस जो है वो बस ऑपरेटरों पर जो जुर्माना लगाया गया था, जो पेनल्टी लगाई गई थी, उसके संबंध में था। कुछ बस ऑपरेटर्स चले गए कि साहब हमें तो किस्त भरनी है, हमें बस चलानी ही पड़ेगी, और सरकार ने बस चलाई हमने तो इतना इतना पेनल्टी लगा दिया है, तो ये पेनल्टी हम क्यों भरेंगे, हम नहीं भरेंगे, इस टाइप का विवाद था, बहुत लंबा चौड़ा विवाद था। लेकिन उस विवाद में कोर्ट ने इस केस की व्याख्या करते करते जो बातें कही कि भैया बस चलाना एक आजीविका है, लेकिन आप अपनी इच्छा से आजीविका को अपना सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 19, 2, 3, 4, 5 में ये लिखा है कि भैया आपके ऊपर लोक व्यवस्था के आधार पर अवमानना, मानहानि, स्वास्थ्य, इन इन कारणों से रोक लगाई जा सकती है, तो ये युक्ति युक्त है। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके ऊपर जो जुर्माना लगा है वो भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो उस कानून की बात है। संविधान वाले चैप्टर को दोनों को जोड़ो मत, ये दोनों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि संविधान ने तो मना कर दिया कि बस पर रोक लगाई जा सकती है। तो फिर उस कानून ने कहा कि अगर आप पे जुर्माना लगेगा तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आप जुर्माने से छूट नहीं मिलेगी आपको। इस टाइप का एक निर्णय था। आगे मैं इस बात को और समझाऊंगा, इसको अभी हम और पेंडिंग में रख रहे हैं। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एससी माने सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फैलाया है, बड़ा किया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति केवल बोलना मात्र नहीं है, उसमें अपने विचार करने को या विचारों को लोगों तक पहुंचाने, अब वो किसी की भी माध्यम से हो, संचार किसी भी तरीके से हो सकता है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हो सकता है, वो यूट्यूबर के माध्यम से हो रख सकता है। आप अपने विचार ही तो फैला रहे हो, और विचार फैलाने की स्वतंत्रता तो संविधान देता है। तो प्रसार करने में फिर प्रेस की स्वतंत्रता आ गई, प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, व्यवसायिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, किसी राजनीतिक दल को भारत बंद अगर वो करवाता है तो उसके विरुद्ध अधिकार है, वो लेकिन कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करोगे। जहां इनमें से कोई एक चीज गड़बड़ होने लगेगी वहां फिर ये अधिकार समाप्त हो जाएगा, ऐसा है प्रावधान। सरकारी गतिविधियों में जानकारी देने का अधिकार, जो हमें सूचना का अधिकार मिला है, सूचना का अधिकार कहां से मिला है, सूचना का अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत ही कोर्ट ने दिलवाया है। ऐसे ही जो आप विरोध प्रदर्शन हड़ताल करते हो, तो किसी भी व्यक्ति का हड़ताल करने का, विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, नेताओं के पुतले जलाने का अधिकार जो है, वो आर्टिकल 19 आपको देता है। अब इसके पीछे के बैकग्राउंड समझने के लिए हम थोड़ा कोर्ट केसेस पे चलेंगे। उससे पहले कोर्ट केसेस शुरू करूं मैं, 2 3 4 आपको बताऊं, उससे पहले मैं 19 के जो अपवाद हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। हमारा संविधान यूं कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वो कहता है कि घूमने की है, वो कहता है कि निवास करने की है, वो कहता है जीविका व्यवसाय अपनाने की, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी आर्टिकल 19, 2, 3, 4 में। अपवाद जो है उनको पढ़ो, आज पहली बार ये आप अपने दिमाग में सेट करेंगे। मुझे यकीन है कि अधिकांश स्टूडेंट 19 के इन ऊपरी आर्टिकल्स 19, 2, 3, 4, 5 को नहीं पढ़ते हैं, तो उनके मैं आपको अपवाद बता रहा हूं। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, यह केवल सार्वजनिक भूमि पर होता है। आप किसी की निजी जमीन पर खड़े होकर के यूं कहो कि हम सम्मेलन करेंगे तो फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जो सरकारी जमीन है, जो रोड है, जो 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 जनता की है, जनता की माने सरकारी, तो जो सरकारी जमीन है वहां आप सम्मेलन करो तो स्वतंत्रता है। किसी की निजी में आप खड़े होकर कहोगे मैं तो करूंगा, नहीं, फिर वहां नहीं है। साथ में लिखा हुआ है कि बिना हथियार के होना है शामिल। अगर आप उसमें युद्धक हथियार ले जाकर के चले गए तो फिर वो सम्मेलन जो है वो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता वाला नहीं रहेगा, ये याद रखना है। यह भारत की एकता, अखंडता और यातायात नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था, इन 4 शब्दों के साथ इस पर रोक लगाइए।
कभी कभी हम कहीं पर जाते हो, सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो जैसे एमपीपीएससी के स्टूडेंट ने धरना देने की, सम्मेलन करने की जो है परमिशन मांगी, प्रशासन ने मना कर दिया। क्यों? कि उनको ये तो एक तो यातायात नियंत्रण दे दिया और एक सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने का कारण बता दिया। फिर कहीं पर भारत की अखंडता एकता आ जाती है आड़े। तो इन कारणों से इन पर रोक लगाई जा सकती है। ये नहीं है कि मेरा संविधान कहता है कि भैया मुझे तो सम्मेलन करने की या बोलने की स्वतंत्रता, तो मैं कुछ भी बोलूंगा। ये चीजें जहां भी डिस्टर्ब होती है वहां आपका अधिकार शून्य हो जाता है। आपको संघ बनाने, संगम बनाने, सोसाइटी बनाने का अधिकार संविधान देता है। आप कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई समिति बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, व्यापारिक संगठन बना सकते हैं, कुछ भी बना दो, आप बनाओ। इसमें ये सारे आपके अधिकार में शामिल है। साथ ही उन्हें नियमित करने, अब देखो संविधान केवल संगठन बनाने, संघ बनाने का अधिकार नहीं देता, उसे संचालित करने का भी अधिकार देता है। आगे लिखा होता है उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी आपको अधिकार है। लेकिन आगे जहां राज्य की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था को, जहां राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट लगने की संभावना होगी, तो आपका ये जो संघ बनाने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे देश में जो सरकार आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाती है ना, आतंकवादी संगठन या ऐसे कुछ नक्सलवादी या किसी न किसी प्रकार के संगठन पर जो रोक लगाती है, संघ पर रोक लगाती है, तो फिर आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जब भारत का संविधान संगठन बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर सरकार इस पर रोक कैसे लगा सकती है किसी आतंकवादी संगठन पर? तो वो इस आधार पर कि भैया भारत की एकता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है, इसलिए भारत के नागरिकों को या भारत के अंदर इन फलाने फलाने संगठनों पर बैन है, वो नहीं बनाए जा सकते, वो काम नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमारे अभी थोड़े दिन पहले पीटीआई नाम के एक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसी आधार पर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अबाध्य संचरण का अधिकार, घूमने का, मेरा मन चले मैं भारत के सब जगह पर घूमूं, लेकिन आर्टिकल 19 को ढंग से नहीं पढ़ने वाला बोलेगा कि मैं सब जगह पर घूमूं। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है कि भाई घूमने की स्वतंत्रता, आपका मन है तो केरल चले आओ, आपका मन है तो हिमालय पर चढ़ जाओ, आपका मन है तो इधर उड़ीसा में चले आओ, आपका मन है तो गुजरात, अंडमान दमन द्वीप चले आओ। लेकिन राज्य के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी संचरण की स्वतंत्रता है। प्रतिबंध दो कारणों से लगा सकते हैं हम, केवल दो कारणों से, आम जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हेतु। ध्यान से समझ लेना, दो आधारों पर व्यक्ति के घूमने जाने के अधिकार पर बैंड लगाया जा सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंदौर में दूषित जल के सेवन पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत दर्दकारी, हानि का मतलब ऐसा था, लग रहा था कि क्या हो रहा है ये। ऐसी स्थिति में कुछ राजनीतिक दल वहां आने का प्रयास करेंगे, हो सकता है किया भी बहुत सारे लोगों ने। अब सरकार चाहे तो इन लोगों के आने पर रोक लगा सकती है, ये कहकर कि भैया अभी अगर आप यहाँ जाओगे तो दंगे भड़कने का, फलाना न्यूसेंस होने का खतरा है। इस कारण से, क्योंकि आम जनता के हित लिखा है ना, तो आम जनता के हित में आपको हम वहां जाने से रोक सकते हैं। तो आपने देखा ही है कि बहुत सारे लोगों को कहीं कहीं जाने से रोका जाता है ना, वो इसी आधार पर रोका जाता है। सरकार को ये शक्ति हमारा संविधान देता है कि आप रोक लो। प्लस हमें जनजाति के क्षेत्रों में घुसने से रोक सकती है सरकार, और रोका भी जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में रोका जाता है कि वहां आप नहीं जाएंगे। अब एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो भारत का संविधान ये देता है, तो एक केस है, केस के अंदर की डिटेल नहीं बताऊं क्योंकि फैलेगा रायता। एक एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है और सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है कि आप इस फलाने हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बंबई उच्च न्यायालय जो है उस एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर जो प्रतिबंध था उसको वैध मानता है कि हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि ये बाहर घूमेगा, आम जनता को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पर लगाया गया प्रतिबंध सही है। अभी कोविड नाम की एक महामारी आई, कोविड के दौरान क्वारंटीन किया जाने का
या लॉकडाउन किया जाने वाला जो हमने दौर देखा है, लॉकडाउन, तो आपने सोचा कि यार मेरा भारत का संविधान जो सबसे बड़ा कानून है वो तो हमको क्या करता है, वो हमको कहीं भी घूमने जाने की स्वतंत्रता देता है। कुछ होशियारों ने जब वो लॉकडाउन लगा तो बाहर जा करके पुलिस ने जब उनको कूटा तो उनने बोला भी कि भाई मैंने तो संविधान पढ़ा, वहां तो लिखा है कि संचरण करने की स्वतंत्रता, और तुम तो घूमने ही नहीं दे रहे हो, मेरे ही शहर में नहीं घूमने दे रहे हो, दूसरे देश की तो बात है, शहर की तो बात ही बात है। तो देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी या स्थायी रूप से निवास करने का अधिकार भी है, लेकिन ये जो दो बातें हैं, घूमने और निवास करने, इन दोनों पर किसी भी प्रकार से, इन दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सेट कर लो, अभी महामारी आई, आपके घूमने से सब लोग, आम जनता के हित की रक्षा के लिए सरकार ने उस एक एरिया को सील कर दिया कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, तो अब नहीं जाएगा, वो सर कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होगा, समझो इस बात को। और आगे बढ़ते हैं कि क्या चाहते हैं, इस राज्य इस अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, आम जनता इन दोनों बातों पर, घूमने वाली पॉइंट पर और निवास करने वाले पॉइंट पर, दोनों पर, इन दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये मैं आपके दिमाग में एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग समझें। व्यवसाय और आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, अब ये लास्ट वाला है, हमें कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, मेरा मन है तो मैं दारू की दुकान खोल लूं, मेरा मन है तो मैं मेडिकल स्टोर खोल लूं, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? क्योंकि मेरा संविधान मुझे कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मेरा इच्छा है मैं ड्रग्स बेचूं, मेरा इच्छा है मैं दारू बेचूं, मेरी इच्छा है मैं कुछ भी बेचूं, तो मेरी इच्छा है ना, मेरा तो नौकरी, मेरा व्यवसाय नहीं, लेकिन उसमें अंदर पड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता। संविधान कहता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय या अपना सकते हो। अब यहां से पढ़ो इस आर्टिकल को, राज्य सार्वजनिक हित में, मतलब देश की सरकारें सार्वजनिक हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता की जरूरत को ठहरा सकती है। अब मेरा मन था कि मैं मेडिकल खोल लूं, सरकार ने कानून बनाया और उसमें लिखा कि मेडिकल खोलने के लिए फार्मेसी की या डॉक्टर की डिग्री का होना जरूरी है, तो आप अब मेडिकल नहीं खोल सकते और यूं होशियारी नहीं मार सकते कि हमारा संविधान तो मेरे को मेडिकल कोई भी व्यवसाय करने नहीं। सरकार ने एक कानून बनाया और वहां लिखा कि मेडिकल खोलने के लिए ये आधार होंगे, किसी भी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। सरकार कह दे कि ये जो फलानी है, रेल जो है भारत में, या परमाणु ऊर्जा जो है वो भारत ही करेगी, सरकार ही कर सकती है, उस पर और कोई नहीं करेगा व्यवसाय, नौकरी, तो वो भी किया जा सकता है, वो भी हमारे यहाँ। कोई अनैतिक व्यापार शामिल ना हो तो आपका ये अधिकार जीवित है। अगर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अनैतिक है, देह व्यापार, अब कोई कहे कि भैया मेरे को तो भारत का संविधान कुछ भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता, तो क्या आप देह व्यापार करोगे? नहीं। क्या आप ड्रग्स बेचोगे? नहीं। जैसे हानिकारक औषधियां, जैसे विस्फोटक पदार्थ, आप इनका व्यापार नहीं कर सकते। हमारा संविधान जब ये कहता है ना कि आपको स्वतंत्रता, साथ में ये भी कह ही देता है राज्य इनके लिए शर्तें और नियम, लाइसेंस आदि के निर्धारण करने की शक्ति रखता है, और उसने कर भी रखा है। आप इनको समझो, अपने दिमाग में सेट करो। मैं आज आर्टिकल 19 को बहुत फुल फ्लेश में आपके दिमाग में, अभी शुरू हुई हमारी क्लास, लगभग 20 मिनट हो चुकी है, 25 मिनट हो चुके, मैं आधे घंटे से केवल आर्टिकल 19 को समझा रहा हूं और अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी और है। अभी इसके अंदर केसेस की बात करूंगा मैं, इतनी सारी बातें इस आर्टिकल में है। अब हम आते हैं एक कोर्ट केस पर। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बेहतरीन केस रहा, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है, बहुत रट करके रखने जैसा केस है ये, एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, या इंडिया, भारत संघ है ना, इंडिया, 1982। ये 1982 का केस आपको याद रखना है, रट करके घोंट करके रखना है। ये क्या है, एसपी गुप्ता का जो केस है, इसके 2-3 उपनाम भी हैं, पहले तो वो रट लो। इसे पीआईएल केस भी कहते हैं,
इसे लोकहितवाद केस भी कहते हैं, हितवाद केस भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में इसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है, ऐसे उपनाम है इसके। आज तक भारत में 3 जजेस केस हुए हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एसपी गुप्ता वर्सेस फर्स्ट जजेस केस के नाम से फेमस केस है। इसमें 2-3 विषयों पर विचार होता है, एक आर्टिकल 19 जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, और एक राष्ट्रपति के लिए जो एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 143, कि आर्टिकल 143 में जो एक हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये इसका क्या है, करना है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है कि आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है ना कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा, और वो सलाह जो है उसके आधार पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश बनाएगा। इस कोर्ट केस में कहा कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ना माने, सलाह मानना जरूरी थोड़ी है, सलाह या जो परामर्श है वो मानना कोई जरूरी नहीं है। तो ये यहां से फिर राष्ट्रपति के अधिकार एब्सोल्यूट हो जाते हैं। हाँ भाई, भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत की सरकार जिसे भी कहेगी राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति उसे जो है मुख्य न्यायाधीश बना सकेगा, लेकिन एक नियम का पालन होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस केस में जो मूल मुद्दा था वो ये था। अब आर्टिकल 19 की भैया, आर्टिकल 19 में भी ये बात, इसमें इस केस में ये भी बातें हुई कि लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों को सरकार के कामों को जानने का अधिकार है। जो परामर्श है उसमें सलाह शब्द जो है वो मैंडेटरी वाला पार्ट नहीं होता। इस टाइप की बातें या थ्योरीज जो है वो आर्टिकल 19 से निकली। इसलिए एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया जो है 1982 केस बहुत फेमस है। थोड़ा सा डिस्क्राइब किया मैंने इसे, फर्स्ट जजेज केस भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम न्यायाधीश मामला एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। अपने फैसले में यह माना गया कि परामर्श में सहमति शामिल नहीं है, और इसके अलावा अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। यह भी कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों के विचार जब वो उसकी नियुक्ति करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सलाह दी उसे खारिज भी कर सकता है, खारिज भी कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में इस केस में कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी जो मतलब स्वतंत्रता है वो अधिकार एब्सोल्यूट अधिकार है, वो व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, उसे कभी किसी मतलब प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 4-5 केसेस समझाने आपको। अब आते हैं अपन एक दूसरे कोर्ट केस पे जिसमें आपको और मजा आएगा। भारत संघ वर्सेस जो नवीन जिंदल मामला, अब आपको ये याद रखना चाहिए, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नवीन जिंदल कौन है, पहले थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लो। ये एक सांसद भी थे कांग्रेस की सरकार में, पूर्व कांग्रेस नेता कह सकते हैं। खैर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, ये अलग बात है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा पॉइंट है, ये एक उद्योगपति थे और तिरंगे से प्यार करते थे, हमारे झंडे ध्वज से, तिरंगे से। आप ध्वज लिखो, ध्वज संहिता में चेंज हुआ था क्योंकि ध्वज से प्यार करते थे। इनको ध्वज को फहराना बहुत अच्छा लगता था। ये स्टील की जो कंपनी होती है, स्टील बनाने वाली, स्टील वाले उद्योगपति हैं, स्टील की फैक्ट्री है इनकी बहुत बड़ी राजस्थान में। समझना यहां से पिक्चर, ये अपनी फैक्ट्री में 1982-83 की बात है, अपनी फैक्ट्री में तिरंगा झंडा फहराते हैं बड़ा सा। वहां के जो कर्मचारी हैं वो उनसे बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं फहरा सकते। वहां का जो डिप्टी कलेक्टर है वो रोक देते हैं उनको कि भैया आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं। ये जुनूनी व्यक्ति
झंडे के लिए इतना, तिरंगे के लिए इतना पैशनेट थे कि कोर्ट में केस गया। कोर्ट में लंबा चौड़ा केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, 2004 आ गया, 1982 से 2004 आ गए। सर्वोच्च न्यायालय यहां यूं कहता है कि भाई आर्टिकल 19 में ये जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं उसमें हमें ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी है। आप समझो इसको कि हमारे ध्वज जो है उसे फहराने, तो भारत के 2004 के बाद में भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी, उससे पहले नहीं था, उससे पहले जो है सिस्टम अलग था। 2004 के बाद भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी ध्वज को फहरा सकता है और उसके लिए नियम बदले गए। आज भारत में ध्वज फहराने के लिए एक कानून है जिसे ध्वज संहिता कहा जाता है। तो ध्वज संहिता 2002 जो है वो बाद में न्यूट्रल बनाई गई सबके लिए कि हाँ कोई भी ध्वज फहरा सकता है, लेकिन जो उसका सम्मान है वो बना रहे। बस एक शर्त है, ऐसा नहीं हो कि कोई उसे पांव से कुचल दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। गलती से कुचल जाए वो अलग मैटर है, आप कुछ लोग ये वीडियो बना रहे हो तो फिर वो जो है, एक कानून हमारे हैं कि प्रतीकों का उल्लंघन, राष्ट्रीय प्रतीकों का, तो उसके तहत आपको सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन यहां से नवीन जिंदल मामले से बोलने की, विचार करने की, संघ बनाने की स्वतंत्रताओं में फिर इसको भी जोड़ा गया कि भैया ये अधिकार है मूलभूत व्यक्ति का, इसको शामिल करो। ये आपके दिमाग में सेट रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में बहुचर्चित मामले में अवधारित किया कि सम्मान और गरिमा के साथ अबाध्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग करने और का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) के अंदर निहित है, वहां से उसको माना जाए। तो ये अब झंडा फहराने का अधिकार भारत के लोगों को मिला। समझना है ना, बहुत सारी खूब काम की बातें सुन रहे हैं हम। और आगे बढ़ते हैं, एक कोर्ट केस और सुनाता हूं चलो। भारत संघ बनाम शायरा बानो केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस है 2017 का। खैर 2017 का। अभी ये शायरा बानो के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होगी तो थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। शायरा बानो कौन है? शायरा बानो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की है जिनकी शादी होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनकी शादी होती है। अब नाम रहने दो किस जिले में, कहां, क्योंकि आप उनको भी रटोगे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की रहने वाली शायरा बानो नाम की एक लड़की, जिनकी 2001 में शादी होती है। फिर 15 साल तक इनकी शादी रहती है और शादी के 15 साल बाद 2016 में इनके जो पति हैं, पति का नाम भी रहने दो, इनके पति इनको एक लेटर भेजते हैं। क्या भेज रहे हैं? एक लेटर भेजते हैं, टेलीग्राम लेटर। और लेटर में जो पोस्ट ऑफिस से आता है ना, उस लेटर में लिखा रहता है तलाक, तलाक, और फिर तीसरी बार लिख दिया तलाक। अब क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक प्रकार का तलाक है जिसका तलाक था, अब है नहीं, जिसे तलाक ए बिद्दत कहते थे। क्या कहते थे? तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए बिद्दत का मतलब पति मौखिक रूप में बोलकर, किसी भी लिखित रूप में किसी भी तरीके से पत्नी को अगर 3 बार तलाक 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 बोल देगा तो दोनों का जो है रिलेशन समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारी शायरा बानो जो है उस दिन से तलाकशुदा महिला हो गई, जो अभी तक विवाहित महिला थी। सोचो 20 साल की उम्र में शादी हुई, 15 साल उनकी शादी रही और 35 साल की उम्र में शायरा बानो को तलाक दे दिया। अब ये कोई बात हुई? तो वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और इससे पहले बहुत सारे केस हैं। शाह बानो केस भी है 1982 का, वो भी अच्छा केस है। 1984-85 में उसका फैसला आया, लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, वो चलते रहा। 2017 में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये महिलाओं के जो मूल स्वतंत्रता है 3 प्रकार की, गरिमा, उसने एक शब्द यूज किया गरिमा, ये याद रखना है इस शब्द को। महिलाओं की गरिमा और जो उनकी स्वतंत्रता है उसका हनन करता है ये क्लॉज, तलाक ए बिद्दत। इस कारण से इस तलाक ए बिद्दत को तो हटा देना चाहिए, इसको तो मान्य किया ही नहीं जाए। तो सरकार को हम आदेश देते हैं कि वो एक कानून बनाए जिससे महिलाओं के इस विवाह से संबंधित अधिकार की रक्षा हो सके। बाद में 2019 में भारत की सरकार संसद में एक कानून पास करती है,
मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे ट्रिपल तलाक कानून बोला जाता है। अगर अब कोई पुरुष किसी मुस्लिम महिला को तलाक 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 कह करके तलाक दे देगा, 3 साल की सजा होगी उसको। ये है, अब हमारे देश में ऐसा कानून है। तो इसे भी आर्टिकल 19 के तहत माना गया। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 19 कोई इतना छोटा आर्टिकल नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दिया। इसमें ये सब प्रकार की स्वतंत्रताएं धीरे 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 कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 19 है। अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी गरिमा का या उसका स्वतंत्रता का हिस्सा। ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं वो आए। अब मैं एक बहुत बेहतरीन मामला आपको और बता रहा हूं, बस एक कोर्ट केस और बता दूं, फिर आर्टिकल 20 पर चलेंगे। आप सबको पता है कि 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय, वो पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी की बात कर रहा हूं मैं, राजीव गांधी, इनकी श्रीलंका में तमिलनाडु में जब ये एक रैली करने गए थे, चुनाव प्रचार करने गए थे, तो चुनाव प्रचार करने के दौरान एक संगठन था, आतंकवादी संगठन जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? ये लिट्टे, याद रखना आपको, लिट्टे। तो लिट्टे जो कि श्रीलंका बेस्ड एक आतंकवादी संगठन था, उसके एक मानव बम समझते हो, जिसने शरीर पर बम लपेट के आपके पास आ जाए और उड़ जाए खुद ही और आपको भी मार डाले, वो मानव बम। तो मानव बम के उड़ने से राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। एक कोर्ट केस चलता है, 1992 से ये कहानी शुरू होती है। और टाडा नाम का जो कानून था, उसकी एक कोर्ट हुआ करती थी, टाडा कोर्ट। तो टाडा कोर्ट जो है वो 26 लोगों को मौत की सजा सुना देती है, मौत की सजा सुनाती है। कब? 1998 में, 1998 में। ध्यान से रखना, साल बहुत जरूरी है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो 1999 में सुप्रीम कोर्ट 4 लोगों की सजा को छोड़ करके 4 लोगों को मौत की सजा दी जाती है और बाकी के लोगों को आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा दे दी जाती है कि भाई बाकी के लोगों जो कि प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं, उनको उम्र कैद, 4 लोग जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है उनको जो है आज मौत की सजा। इसमें एक व्यक्ति है एजी पेराविल्लन, ये नाम याद रखना, यही असली में केस है एजी पेराविल्लन वर्सेस भारत संघ नाम का केस है। ये व्यक्ति जो है, ये अब इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको मौत की सजा मिलेगी तो मिलेगी। ये उस समय राज्यपाल को मौत की सजा माफ करने के लिए क्या करते हैं, जो हम दया याचिका लगाते हैं ना, ऐसी एक दया याचिका लगा देते हैं। दया याचिका पड़ी रहती है, पड़े पड़े बहुत साल हो जाते हैं। 1992 से आदमी जेल में है, 1992 से आदमी जेल में है, दया याचिका पड़ी हुई है, ना फांसी हुई ना दया याचिका से अप्रूवल मिला कि हाँ चलो मौत की सजा माफ करते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। पड़ी है वो, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दिया गया। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति को 30 साल हो गए जेल में पड़े पड़े, सड़ गया, मतलब आदमी की जितने भी लोग थे 26 सब, ये सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट केस कर देते हैं 2022 में। 2018 से चलता है ये सिस्टम, तो 2018 के बाद कोर्ट में एक केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि हमें जो सजा मिलनी थी उससे ज्यादा सजा मिल चुकी है, इसलिए हमको माफ किया जाए। और अब आप आगे का टर्निंग मोड देखना कि सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है कि हमारे सिस्टम में ये जो देरी हुई, भाई आपको या तो दया याचिका खारिज कर देनी थी और उसको सजा सुना देनी, मार डालना था, मौत, उसको फांसी पर लटका देना था। 30 साल से एक आदमी, कितने साल से? 30 साल से एक आदमी जेल में बंद है, तो हमें जो उसको मौत देनी थी उससे ज्यादा बार तो मौत की सजा प्राप्त कर चुका है मेंटली। इस कारण से इस व्यक्ति को 2022 में जाकर के रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि जाओ माफ किया तुम्हें। जैसे इसको माफ किया तो उस समय 7 लोग और बचे थे, 6 और बचे थे, बाकी तो मर चुके थे। उन 6 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। और बहुत बड़ा मुद्दा बनता है ये,
दिमाग में रखो। तो सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दे रही है, अब वो सुनना 19 की बात शुरू होगी। और यहां आपको एक चीज और याद रखनी है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को गोल्डन त्रिभुज के नाम से, गोल्डन त्रिभुज के नाम से जाना जाने लगता है। ऐसे 2-3 केस और हैं उनके बाद इस केस के माध्यम से। गोल्डन त्रिभुज किसे कहा जाता है संविधान के? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के को जो है। अब यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस राजीव गांधी के हत्यारे, भाई भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी और उसको जेल से छोड़ दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो भाई, आर्टिकल 19 में ये जो आपको स्वतंत्रताएं हैं ना, इन स्वतंत्रताओं में आपको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अब क्योंकि आप 30 साल की सजा प्राप्त कर चुके हो, तो आपने जो काम किया था, जो जुर्म था, उसकी सजा तो आपको, या तो आप 30 साल गलत आपको मिली, सजा तो आपको कोर्ट ने मौत की दी थी, तो फिर 30 साल आपको जेल में बंद रहना नहीं था। मतलब कैसे रख लिया हमने, ये तो गरिमा के विरुद्ध है, इसलिए इसको माफ किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों को जो हत्यारे थे उनको छोड़ा है। ध्यान रखना, मुर्गन, सुमन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, छोड़ो। तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, ये समझना है आपको। ये इतनी बड़ी केस था, इतना बड़ा मामला था, पूरा देश चौंक गया था कि ये कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि 30 साल का बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, उसने आजीवन कारावास जिसे होता है, आपको याद हो, उसे भी 21 वर्ष ही जेल में रहना होता है। 21 वर्ष में उसकी सजा भी माफ हो जाती है। 21 वर्ष बाद उसे आजीवन कारावास, माने उम्र कैद जिसे होती है ना, आजीवन कारावास, उसको 21 साल बाद छोड़ दिया जाता है। ये आपको पैटर्न समझना है। ये चीजें आप जब समझोगे तो आर्टिकल 19 को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अब क्योंकि और ज्यादा कोर्ट केस बताऊंगा तो फिर पिक्चर उलझने लगेगी। कोर्ट केस तो यूं भी बताना है कि अब हमें न्यूज की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में एक कोर्ट केस के माध्यम से मिली। लेकिन आप इतनी बातों में बहुत सारी बातें सीख गए होंगे, बहुत सारी चीजें मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी है, अब आपको तकलीफ नहीं आएगी। आर्टिकल 20 पे चलते हैं, यहां भी वैसे ही कोर्ट केसेस मिलेंगे, मजे आएंगे। आर्टिकल 20, 21, 22 तीनों एक साथ करते हैं हम। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 20 कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 20 के अंदर 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2) और आर्टिकल 20(3), ये 3 बातें हैं। आर्टिकल 20(1) क्या कहता है? कोई व्यक्ति, नागरिक हो, विदेशी व्यक्ति हो, कंपनी हो या कोई परिषद हो, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा अगर वो कोई विधि का उल्लंघन नहीं करता। समझने वाली बात शुरू करते हैं कि जब तक आप कोई कानून नहीं तोड़ोगे तब तक आप अपराधी नहीं हो। सिंपल सा लॉजिक। तो एक उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को धक्का देता है और धक्के देने से वो आदमी मर जाता है। हमारे देश में ये कानून में लिखा नहीं है, लिखा था या नहीं अब बाद में जोड़ दिया। हमारे देश के अगर कानून में ये नहीं लिखा है कि धक्का देने पर क्या सजा मिलेगी, तो अब ये व्यक्ति, क्योंकि भले ही से इसने किसी को मार तो डाला है, लेकिन इसको सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। हो सकता है कि मैं किसी को एक रेपटा रखूं, चाटा मार दूं। अगर हमारे देश में एक कानून ही नहीं है कि चाटा मारने पर क्या सजा मिलेगी, तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं और उदाहरण देता हूं। आज से कुछ समय पहले, 2008 के पहले, 2000 के पहले, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का फोटो खींचता है और उस फोटो को नग्नता करता है उसमें और उसको वायरल कर देता है। अब हमारे अभी देश में तो एक कानून है जिसे आईटी एक्ट बोलते हैं। तो आईटी एक्ट में तो अब लिखा हुआ है, आईटी एक्ट तो बना ही सन 2000 में है ना, तो आईटी एक्ट में ये लिखा ही नहीं था पहले कि किसी व्यक्ति का फोटो आप अगर वायरल कर दोगे, इस तरीके से उसके साथ छेड़खानी करते हो तो क्या सजा, तो आपको इसको क्या सजा दोगे, इसको सजा नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 20(1) यूं कहता है कि आज की तारीख में आपके देश में जो कानून है, वो कानून अगर आपने नहीं तोड़े हैं तो आप किसी भी रूप में जुर्माना, भुगतान या दंड के पात्र नहीं होंगे, ये कहता है। आर्टिकल 20(2) भी आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। सिंपल।
एक व्यक्ति 4 लोगों का मर्डर करता है और एक व्यक्ति 1 का मर्डर करता है, तो इस व्यक्ति को जो 1 का मर्डर करता है इसे भी 7 साल, जो 4 का मर्डर करता है इसे भी 7 साल, क्योंकि मर्डर करने की सजा हमारे कानून में 7 वर्ष है। तो फिर आप दोनों को 7-7 साल ही दोगे, भले ही 4 की हो या 1 की हो। मर्डर करने के लिए 4 बार, ऐसा अमेरिका होता तो क्या होता पता है, 7+7+7+7 ऐसा नियम चलता वहां। यह अमेरिका का कानून कहता है कि जितनी बार उसने सजा किसी को मारा है उतनी सजा। तो आपको पता है अभी अमेरिका में एक व्यक्ति ने 110 बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, तो उसको उनकी कोर्ट ने 143 साल की सजा दे दी। अब सबको पता है कि आदमी जिएगा 20-25 साल, लेकिन 143 साल की सजा इसलिए कि क्योंकि हमारा कानून ऐसा कहता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हमारे देश में एक व्यक्ति की भी मौत होगी तो आपको जो है 7 साल 14 साल जो भी मिलना है, 2 की हुई तो भी सजा उसकी क्वांटम से निर्धारित नहीं होगी, तरीके से निर्धारित होगी। जैसे एक व्यक्ति किसी को चाकू मारता है, ये मर जाता है, तो चाकू मारने पर 7 साल की सजा है, मर जाएगा तो धारा 302 कहती है। लेकिन यही 302 यूं कहती है कि चाकू मारा और चाकू को यूं मोड़ दिया, यूं 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 कर दिया, तो अब 14 साल। अगर आपने चाकू मारा निकाला बार बार किया तो 14 साल। ऐसे ये समझो, अगर आपने उसके शरीर के उन गुप्त स्थानों पर जो यौन अंग है हमारे, उन पर मार करके हत्या की तो 21 साल। ऐसे अलग अलग, तो 1 की करो, 2 को मारो, 3 को मारो, लेकिन सजा उतनी ही है। हत्या करने पर एक व्यक्ति को 7 की भी हो सकती है। ये जो आर्टिकल 20(2) कह रहा है वो समझो आप। ये कह रहा है कि भैया एक अपराध करने पर 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, या एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20(3) क्या कहता है कि अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब आप उसको मार मार कर उसी से बुलवाओ कि बोल तूने मर्डर किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप उससे मार मार कर नहीं बुलवाओगे। 3 बातें हैं यहाँ, लेकिन आपको 3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिल जाए अगर ये वाली, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप ये दिमाग में सेट कर ले तो, क्योंकि यहाँ 3 सिद्धांत हैं। पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत एक कानून होता है हमारे देश में। पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत हाफ स्टोरी पर लागू है, आधे पर लागू नहीं है। हमारा देश कहता है कि जो सिविल मामले होंगे, सिविल मामले माने पैसा कौड़ी से संबंधित, उन पर तो पूर्वोक्त प्रभावी कानून या सिद्धांत लागू होगा। मतलब सरकार चाहे तो आज कोई कानून बनाए और यूं कह दे कि जिन लोगों ने 2021 में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए थे वो इनकम टैक्स भरने के लिए लाइबल होंगे और सब व्यक्ति 1-1 हजार रुपए का इनकम टैक्स देंगे, तो ये बात मान्य होगी। दूसरा, एक होता है आपराधिक कानून। आपराधिक कानून में ये पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत लागू नहीं होता। मान लो कि मैं अपने मार्केट में ऐसी बड़ी बियर्ड बनाकर घूमता हूं या ऐसी चोटी बना करके घूम रहा हूं। अब आज घूम रहा हूं, कल हमारे देश की सरकार कानून बना दे कि जो ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखेगा या चोटी बना के घूमेगा उसको 5 साल की सजा। तो मैं कानून बनने के बाद चोटी नहीं बनाऊंगा, दाढ़ी नहीं बना के रखूंगा, मतलब सिंपल बन जाऊंगा। तो यूं नहीं कहा जा सकता कि कल आप घूम रहे थे, ये कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि उस कानून के लागू होने के बाद मैंने ऐसा नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर ये पैसे कौड़ी का मामला होगा तो पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत लागू हो जाएगा। ये लाइन पढ़ो, आर्टिकल 20(1) में व्याप्त पूर्व पद प्रभाव केवल आपराधिक कानूनों पर लागू है, ना कि सिविल मामलों पर। कर को पूर्व तारीख से भूत व लक्ष्य प्रभाव से लागू किया जा सकता है, ये समझना है आपको। दूसरा सिद्धांत है दोहरी क्षति का सिद्धांत। दोहरी क्षति का सिद्धांत ये कहता है कि एक मौत की सजा जो है अगर किसी व्यक्ति को मिली, मान लो किसी व्यक्ति ने देखो भारत में अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो इसको हो सकता है मौत की सजा हो जाए, बलात्कार कर दिया मौत की सजा हो जाए। अब ये व्यक्ति बलात्कार करने पर मौत की सजा हुई, भारत में अगर इसको मौत की सजा होगी तो इसको फांसी पर टांग देंगे, निकाल लेंगे और फिर इसको जला देंगे, जो भी करना है जिस धर्म का है। अमेरिका में अगर इसने ऐसा कर दिया तो वहां की कोर्ट सजा सुनाएगी कि इसको मौत की सजा 7 बार दी जाए। अगर इसने 7 बार बलात्कार किया है 7 महिलाओं के साथ तो फिर 7 बार सजा होगी। तो इसको एक बार फांसी पर टांगेंगे, मर जाएगा, फिर निकालेंगे, उसके शरीर को फिर से फांसी पर टांगेंगे, फिर से निकालेंगे। 7 बार करना है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारा कानून ऐसा है, उनका कानून ऐसा कहता है।
वो दोहरी क्षति को लागू करते हैं, हम नहीं करते। ये फर्क है। अगले वाले पॉइंट में स्व अभिशासन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के विरुद्ध कुछ बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। ये 3 सिद्धांत आपको रटने हैं। अब आर्टिकल 21 पर आते हैं। यहां आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि जैसे 19 है ना, वैसा का वैसा 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कोर्ट केस में से मैंने 19 में बताया, वो सबके सब 21 की भी बातें करते हैं। सबके सब 21 को साथ में लेकर चलते हैं। 19-21 दोनों एक एक भाई भाई हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल का नाम है। इसके अंदर कोई सब आर्टिकल है ही नहीं, 21 अकेला एक आर्टिकल है। किसी व्यक्ति को उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रोसीजर के अनुसार ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है केवल कानून के अनुसार, कानून में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से, उसके अलावा नहीं ले सकते। यहां कोर्ट केसेस की भरमार है, 50 कोर्ट केसेस, 100 कोर्ट केसेस हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हमें ये अधिकार दिए। याद रखो, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। स्वच्छ पर्यावरण में ऐसे सांस ले रहे हैं, वो भी आपकी आर्टिकल 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। निजता का अधिकार, बुट्टा स्वामी केस पढ़ाऊंगा अभी मैं 5 मिनट बाद, वो भी आपकी अधिकार स्वतंत्रता का। स्वास्थ्य का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता मिलने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शोर और प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, ये सब अधिकार इसके हिस्से हैं। और अब यहां से कोर्ट केस की एक नई सीरीज शुरू होगी, फिर 4-5 कोर्ट केस सुनने आपको। सबसे पहले यहाँ लिखा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद 1978, आर्टिकल 19 की व्याख्या करवाता है। बहुत अच्छे से समझो इसको। मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या मामला था? 1977 में बीजेपी की सरकार आ गई थी, मतलब संघ शासित सरकार आ गई थी, कांग्रेस की विपरीत। वो उस समय की मोरारजी देसाई वाली सरकार है ना, वो सरकार उस समय की तत्कालीन सरकार, लिख देता हूं, तत्कालीन जो संघ सरकार थी, तत्कालीन सरकार जो है वो कांग्रेस की नेता मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लेती है। पासपोर्ट अधिनियम नाम का एक कानून है हमारे देश में, जो ये कहता है कि सरकार जब्त कर सकती है। तो पासपोर्ट जब जब्त किया गया तो उन्होंने कारण पूछा कि भैया आप मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त कर रहे हो? तो सरकार ने बोला कि हम कानून आपको कारण बताने के लिए वो नहीं है, बाध्य नहीं है। जब्त मतलब जब्त, चुपचाप बैठो, आप विदेश नहीं जा सकते। माने विदेश नहीं जा सकते आप। कुल मिलाकर प्रश्न खड़ा हुआ कि विदेश नहीं जा सकते, जा सकते, आपको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा एक क्लॉज आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और पाया कि भाई भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 21 है वो यूं कहता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का मतलब केवल ये थोड़ी है कि आप उसको जब्त जेल में बंद नहीं करोगे। ये वो व्यक्ति विदेश यात्रा करे, ये उसका निजी अधिकार है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, ये इसको माना कोर्ट ने। फिर उसे सूचना पाने का अधिकार भी है कि जब आप उसका पासपोर्ट जब्त करने गए तो आपको उसको कारण बताना होगा कि क्यों आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता। बिना कारण बताए आप जब्त नहीं कर सकते, फिर कानून का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिससे भारत के लोगों को ये वाला अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार में चीजें जुड़ना शुरू हुई। यहां से अब चीजें जुड़ती जाएंगी कि हमें विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार दिया गया। समझो इसको, बहुत बेहतरीन ढंग से दिमाग में सेट करो। और 2-3 केस बताता हूं। यहां चलते, मेनका गांधी वाद अपन ने पढ़ लिया है। अब आते हैं पुट्टा स्वामी विवाद 2017। चलो समझो, मैं इस केस को भी अच्छे से आपके सामने रखता हूं। नाम है पुट्टा स्वामी वर्सेस इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का केस है और 2017 का साल है, अभी 5-7 साल पहले की बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये पुट्टा स्वामी कौन है पता है?
ये रिटायर्ड जज हैं, ये न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, न्यायाधीश हैं जिनकी उस समय उम्र 90 साल थी। सोचो, पुट्टास्वामी वर्सेस इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते हैं। और केस क्या है पता है? कि ये जो हमारे आधार कार्ड बना रहे हैं ना सरकार, आधार कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा व्यक्तिगत डेटा जो है वो कहीं स्टोर किया जा रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति उस व्यक्तिगत डेटा को चुरा लेता है और मेरे उससे नुकसान होता है, तो मेरे व्यक्तिगत डेटा सरकार के पास हो, ये सरकार को पावर ही नहीं है, क्योंकि मेरा आर्टिकल 21 कह रहा है कि मुझे प्राण और देह की स्वतंत्रता है। तो प्राण और देह की स्वतंत्रता में मुझे निजता का भी तो अधिकार है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट 2017 में फैसला सुनाएगा कि भैया निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। किसी की व्यक्तिगत जानकारियों को उसकी परमिशन के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता है। आधार कार्ड पर रोक लग गई थी कुछ समय के लिए, बाद में उसके मामले में फेरबदल करके शुरू किया गया, लेकिन ये आज भी है कि निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। पुट्टास्वामी विवाद याद रखना है, बहुत बेहतरीन मामला है हमारे संविधान के व्याख्या में, तो ये भी आपको याद रखना है। एक मामला बताता हूं और एसपी मेहता बनाम भारत संघ। एसपी मेहता का तो नाम रट करके रख लो, लगभग 20 केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन पर अलग अलग वर्डिक्ट हैं। तो ये एसपी मेहता बहुत काम के व्यक्ति हैं। एसपी मेहता कौन है? एक पर्यावरणीय वकील है। पर्यावरण के जो वकील होते हैं ना, पर्यावरणीय मामलों के वकील हैं। तो ये इनके फेमस केसेस जो हैं वो एक तो ओलिवियन, मतलब बहुत सारे केसेस हैं। ओलिविया गैस रिसाव जो है वो केस मैं आपको बता दूंगा। एक मैं आपको इसके साथ ही बता दूंगा गंगा प्रदूषण केस, गंगा प्रदूषण। एक केस ताजमहल प्रदूषण है, साथ में याद रखना है ताजमहल प्रदूषण, महल प्रदूषण। एक दिल्ली प्रदूषण केस है, दिल्ली प्रदूषण भी याद रखना है आपको। ये केसेस, बहुत सारे केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़े और उनने बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत के नागरिकों को दिलवाई है, अधिकार दिलवाए हैं। ये आपको याद रखने हैं। क्या मामले थे? जैसे भोपाल में एक गैस रिसाव होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड संयंत्र में, और वहां 20,000 लोग मर जाते हैं। एमआईसी नाम की गैस का रिसाव हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं, 20,000। ऐसे ही दिल्ली में ये ओलिविया प्लांट, श्री राम फूड्स नाम की एक कंपनी होती है, वहां से एक जहरीला रसायन जो है वो स्त्रावित हो जाता है, गैस निकल जाती है, ओलिविया गैस। इससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कितने? एक व्यक्ति की, और खूब सारे लोग बीमार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चले आता है। सुप्रीम कोर्ट तक जब केस गया, एमसी मेहता वकील थे, इन्होंने कहा कि भैया ये कोई भी व्यक्ति आएगा और प्रदूषण फैला करके चले जाएगा तो ऐसे तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके कहेगा, आप ध्यान से सुनना, पूर्ण क्षति का सिद्धांत लागू होता है भारत में। फिर क्या होता है, अगली बात सीखो, पूर्ण क्षति का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत को देता है। पूर्ण क्षति का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी व्यवसाय से कोई प्रदूषण निकलता है और उससे किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है, तो कंपनी वाला ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैंने तो पूरी सावधानी बरती थी, मेरी गलती नहीं, आपकी ही जिम्मेदारी है। और इसके बाद फिर दनादन केस होते हैं। गंगा प्रदूषण केस होता है 1998 वाला। ये एक कोर्ट में केस लगाते हैं कि कानपुर में बहुत सारे चमड़े के कारखाने हैं। चमड़े के कारखाने से जो गंदा खून और जो पदार्थ निकलते हैं वो सीधे गंगा नदी में मिल जाते हैं, जिससे गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है और मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट स्वीकार करती है कि हाँ भैया आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं कानपुर में जो कि गंदे पानी को सीधे नदी में मिला रही है, या तो वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगी या फिर उनको सरकार 1 साल में बंद कर देंगी। कितनी बेहतरीन बात हुई। ऐसा हुआ है भारत में। ताजमहल प्रदूषण केस, ये भी समझो, ताजमहल प्रदूषण आगरा के आसपास, आगरा में ताजमहल, आगरा के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां थी।
ताजमहल का कलर बदलने लगा, पीला होने लग गया था, प्रदूषण SO2 गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां थी उनको बंद करवाया गया, मथुरा रिफाइनरी तक को बंद करने का प्रावधान हुआ इनके केस के बाद, SP मेहता के। दिल्ली प्रदूषण, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली में जितने भी सरकारी बसें चलती है, जो सार्वजनिक वाहन चलते हैं, वो सब CNG पे शिफ्ट कर दिए जाए, बदल दो, नहीं तो बंद कर देंगे हम, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो यहां से हमें सांस लेने का अधिकार, सांस लेने का स्वच्छ वायु में, सांस लेना कहां, स्वच्छ वायु में, स्वच्छ पानी पीने का, ये अधिकार आर्टिकल 21 की थ्योरी में जोड़े जाते हैं SP मेहता के कारण। और इसीलिए भारत में SP मेहता को ग्रीन एवेंजर के नाम से जाना जाता है, एवेंजर के नाम से जाना जाता है। याद रखना, SP मेहता ग्रीन एवेंजर है भारत के, इनका एक उपनाम है। और इन्होंने खूब सारे कोर्ट केसेस लड़े और भारत के नागरिकों को खूब सारे अधिकार पर्यावरण से संबंधित दिलवाए हैं। स्वच्छ सांस लेने, स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार इन्हीं की देन है, जो आर्टिकल 21 के तहत हमें मिला। अब बहुत सारे कोर्ट केस हो गए, एक फाइनल कोर्ट केस और बताऊंगा जो वास्तव में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के ही मुद्दे पर लड़ा गया। चलो डिस्कस करते हैं इस मुद्दे पर। ये वाला एक कोर्ट केस और सुन लो, फिर अगले वाले में हम कोर्ट केसेस जो है वो बंद करें, क्योंकि 1.5 घंटे क्लास हो गई, 3 आर्टिकल पढ़ा पाया मैं। इच्छा मृत्यु। और अब मुद्दा आता है कि भैया ये जो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, तो क्या उसमें मेरे शरीर को, मेरी देह को मैं खुद खत्म कर लूं, ये स्वतंत्रता मुझे है? कोर्ट में केस जाता है। उससे पहले की स्टोरी सुनो। अरुणा शानबाग वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2011। बहुत दर्द भरी कहानी है ये, लंबी चौड़ी, और सही ढंग से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा सही ढंग से सुना दी तो रो दोगे, लेकिन थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं। 1985 की बात है। मुंबई के एक अस्पताल में, मुंबई के एक अस्पताल में एक नर्स है जिनका नाम है अरुणा शानबाग। क्या नाम है? अरुणा शानबाग। एक नर्स है, हॉस्पिटल में सेवा करती है, डॉक्टर के साथ हेल्पर का काम करती है। उस अस्पताल में अरुणा शानबाग को, कब की बात चल रही है यहां साल पढ़ लो, 27 नवंबर 1973 की रात को, 25 वर्ष की थी अरुणा शानबाग, को सोहन लाल नाम का एक आदमी, जो उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था, वो अस्पताल में दोनों की नाइट ड्यूटी थी। सोहन लाल जो है वो अरुणा शानबाग को हाथ और पैर बांधकर उनका रात भर यौन शोषण करता है। सुबह उसकी बत्ती जागती है कि बाप रे ये क्या हुआ। वो हथियारों से उसके उन अंगों पर प्रहार करना शुरू करता है जिनसे अपराध किया है, मतलब उस महिला के गुप्त अंगों पर प्रहार किया। वो महिला लगभग मर गई थी, कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, सब मामला जो था वो उस व्यक्ति को सजा हुई, वो अलग बात है। 1985 के बाद में ये चांस खत्म। 1973 से 85 तक तो मैंने तो छोड़ ही दिया है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा था, उसको अपराधी को सजा मिली। डॉक्टरों ने कोशिश की कि अरुणा शानबाग फिर से जो है ठीक हो जाए, लेकिन 10-12 साल इलाज करने के बाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये महिला आप कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी। सुनो, महिला मर भी नहीं रही है, लेकिन उसका शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता, केवल आंखें टिमटिमा सकती है। अब मामला, उनकी जो एक NGO जो उनको संभालता था, उनकी जो सहयोगी उनको संभालती थी, वो कोर्ट में केस करती हैं कि भैया ये महिला जो कि अस्पताल में 10-12-15 साल से पड़ी हुई है, इसको इच्छा से मौत दे दी जाए। उसकी इच्छा है, क्योंकि वो क्या ही जी रही है। 2011 में इस केस का फाइनल डिसीजन आता है, कोर्ट मना कर देती कि हम नहीं देंगे मौत की सजा, मतलब किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार हमें है ही, हम दे ही नहीं सकते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका को स्वीकार किया है और कहा कि एक मेडिकल पैनल गठित किया जाएगा
करने का आदेश दिया, और अगर ये हाँ करेगा तो हम फिर करेंगे। सोचो 1973 और कहा 2011, इसमें 35 साल तक कोमा में रहने वाली महिला की याचिका को खारिज किया है पहले, बाद में स्वीकार हुई, अलग बात है। अब मेंटली कितना हरासमेंट हुआ है इसको समझो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रो करके ये कहता है कि हम मजबूर हैं, कि भारत का संविधान हमें कहता है कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उसका उल्लंघन हम खुद हम चाहते हैं कि हम इसे इच्छा मृत्यु की दे सक मतलब का परमिशन दे दे, लेकिन हम कैसे दे, हमें अधिकार ही नहीं है। और ये बहुत भयंकर मामला है जिसमें देश के हर व्यक्ति ने, जिसने भी इस कथा, जिसने भी इस स्टोरी को सुना, वो रो दिया होगा, 100% रो दिया होगा। लेकिन हमारे देश की मजबूरी समझो कि हमने इच्छा मृत्यु दे ही नहीं सकते। फिर बाद में अलग अलग कोर्ट केस होते हैं और उनमें इच्छा मृत्यु की 3 प्रकार बनाए जाते हैं, कि एक ऐसी स्थिति जब एक मेडिकल बोर्ड मतलब एक पेपर पे 5-10 डॉक्टरों का एक पैनल बनेगा, और वो जब ये लिख कर देगा कि हाँ इस व्यक्ति के कभी भी ठीक होने के चांस नहीं है, तो ही उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की जो है स्वीकृति दी जाएगी, नहीं तो हम नहीं दे सकते। सोचो हमारे देश में वैल्यू क्या है प्राण की, इस बात से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छे से यहां से आपको ये दिमाग में ग्रहण करना है। आर्टिकल 21 का आपको याद ही है, शिक्षा का अधिकार, इसको इलेबरेट नहीं करना है, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है। सीधा कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ऐसी रीति से राज्य विधि बनाकर अवधारित करे, वो मतलब शिक्षा देगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ से हमको मिलता है। भारत की सरकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ती है। बाद में फिर देश में कानून लाया जाता है जिसका नाम RTE होता है। RTE 2009 में भारत में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। और इस कानून में ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल में भेजोगे फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन जहां स्कूल नहीं है वहां सरकार खोलेगी। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जो फीस नहीं भर सकते उनको सरकार पढ़ाएगी, जो फीस भर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन छूटेगा, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 22, बहुत जल्दी इसको खत्म करता हूं, थक गए होंगे आप लोग पढ़ते पढ़ते। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखो गिरफ्तारियां 2 प्रकार की होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा इस आर्टिकल को समझने के लिए। इसमें भी 22 में भी 3 आर्टिकल्स हैं। एक होती है दंड विषयक गिरफ्तारी और एक होती है निवारक गिरफ्तारी। ध्यान से समझना, आपने कोई कानून तोड़ दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, तो आपको जो गिरफ्तार किया जाता है वो दंड विषयक नहीं है, वो है निवारक। और अब आएगा मजा, जब कोर्ट में मामला चलता है साल भर 6 महीने, सबूत पेश होते हैं और कोर्ट फिर फैसला सुनाती है कि हाँ फलाने चंद को धारा 100 फलानी के तहत इतने साल की सजा दी जाती है, और फिर आपको पुलिस वापस से गिरफ्तार करती है, वो गिरफ्तारी जो है वो दंड विषयक गिरफ्तारी है। उसके पहले आपको जो गिरफ्तार किया गया है वो निवारक गिरफ्तारी है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मतलब कोई न्यूसेंस फैला सकता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो वो जो गिरफ्तारियां होती है वो निवारक गिरफ्तारियां होती हैं। ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे में मिलाना मत, क्योंकि निवारक के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे निवारक कानून हैं, जैसे टाडा पोटा, देशद्रोह अधिनियम। आप नकली नोटों का व्यापार करो तो उसके लिए माइका वाइका, बहुत सारे कानून हैं हमारे, उनकी अलग बात करो। जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र उसे बताना है, ये आर्टिकल 22 का 1 कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे अधिकार होगा कि वहां उसे गिरफ्तार किया किस कारण से जा रहा है। लेकिन इसमें एक छूट दी गई है कि अगर उसे निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताना अनिवार्य नहीं है। ये भी है, व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना होगा। फिर ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर निवारक कानून के तहत किया गया है तो अलग अलग समय सीमाएं अलग अलग कानून में है, उसका पालन किया जाएगा, जो अधिकतम 180 दिन हो सकती है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना है। 2 बातें हुई
कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी उसे कारण जानने का अधिकार हमारा संविधान देता है। निवारक निरोध को छोड़ करके, निवारक निरोध क्या होता है शॉर्टकट में समझा देता हूं। आपने देशद्रोह का कोई कानून तोड़ दिया हो, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कानून तोड़ दिया हो, ऐसे मामले निवारक कार्रवाइयों में जाने जाते हैं। उनके नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी 5-2 मिनट में बता रहा हूं। अन्य देश के शत्रु निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर 2 उपबंध, मतलब 22 का 2 उपबंध लागू नहीं होता है। उनको कारण तो बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उनको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जमा करने की, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये 20 का 3 कहता है, सॉरी 22 का। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियों में 3 माह से अधिक का निरुद्ध नहीं किया जा सकता, मतलब 3 माह में तो कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। 8 माह से अधिक निरुद्ध के लिए सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, ये मत समझो आप, इतना ज्यादा काम की नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्रातिथिक से सूचना देंगे कि उसे किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया। निवारक निरोध में व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए आवश्यक नहीं है जो लोक हित के विरुद्ध हो। मतलब अगर आप ऐसा कि कल कोई इंफॉर्मेशन लीक होने वाला मामला होगा तो आप सूचना नहीं भी देंगे। संसद विधि द्वारा निवारक निरोध के लिए विधि निर्माण निवारक की समय अवधि तय कर सकेगी। सिस्टम है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये आर्टिकल परीक्षा में आज तक नहीं पूछा गया, यूपीएससी भी नहीं पूछती, इसलिए मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूं। इसके तहत आप ये समझ लो कि निवारक कौन कौन से कानून है हमारे यहाँ ना समझना। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना, जो 1969 में समाप्त कर दिया, अब नहीं है। आंतरिक सुरक्षा का रख रखाव अधिनियम, जिसे मीसा कानून कहते हैं, हमारी इंदिरा गांधी ने मीसा कानून के तहत 1975 से 1977 में बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद किया था, और कारण भी नहीं बताया क्यों, आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और ना आपको कोर्ट में पेश करें। आपको गिरफ्तार भी कर लिया, जेल में बंद भी कर दिया, और कोर्ट में पेश भी नहीं कर रहे हैं। आप अपना पक्ष रख सको इसके लिए पेश भी नहीं करना है। मीसा कानून था जो 1978 में खत्म कर दिया गया, अब नहीं है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, जिसे कोफेपोसा कहते हैं, याद रखना शॉर्टकट में कोफेपोसा कहा जाता है, 1974 में बना था और आज भी लागू है। कोई व्यक्ति डॉलर की गड्डियां, डॉलर यूरो लेकर के पकड़ा जाए, तस्करी करते हुए पकड़ा जाए, नकली नोट छापते हुए पकड़ा जाए, तो उसके ऊपर लगेगा कोफेपोसा, उसे जेल में बंद कर देंगे और उसको कोर्ट में भी पेश नहीं करेंगे। ये कानून है कोफेपोसा। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। आप देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला कोई अपराध कर दो तो ये कानून लगता है, आज भी है। कालाबाजारी की रोकथाम और वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980, ये भी है आज अपने देश में। ऐसा कुछ करते हुए पाए जाओगे तो ऐसा ही होगा। आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा 1985 में आया था, 1985 में आया, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। याद रखना, आप टाडा कानून नहीं है। फिर बाद में पोटा बना। पोटा कानून जो है आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा, जो 2002 में आया और 2004 में समाप्त कर दिया, अब वो भी नहीं है। संजय दत्त की जो गिरफ्तारी हुई थी ना, वो टाडा पोटा वाले कानून से ही हुई थी। याद रखना, संजय दत्त जो बहुत फेमस केस है ना, वो ये टाडा पोटा वाला है। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एवं साइट्रोपिक सब्सटेंशन एक्ट, ये कानून आज भी है। ऐसे कानून में गिरफ्तारी होती है ना, 3 महीने तक तो कोर्ट में ही पेश नहीं करते, टक के रखते हैं जेल में, और कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि ये कानून ही ऐसे हैं। इन सब 8 कानूनों को निवारक कानून कहा गया। इसके अलावा और कोई कानून निवारक कानून नहीं है, आपके दिमाग में सेट कर लेना है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 को बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपके सामने रखा है। बहुत कुछ काम की बातें यहां हमने सीखी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हो जाओगे इन सब बातों को जानने के बाद। जब आप ये याद कर लोगे तो आप अब संविधान के जानकारों की श्रेणी में चले जाएंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या इतनी डीप में पढ़ना अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं फिर कल से कम करूं, क्योंकि अभी मैं 2 दिन में खूब ज्यादा डीप चला गया हूं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट केसेस वाला हिस्सा अपन डिलीट करें, थोड़ा शॉर्टकट करें इसको। आशा करता हूं कि आपको समझ तो आ रहा होगा। जहां कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, और मुझे ये भी बताएं कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं।
मुझे याद है इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब चीजें आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए, अब आशा करता हूँ आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। सब लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। 1 डेढ़ घंटे की क्लास लेकर के आप बैठते हैं, सुनते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।